आज हम एक ऐसे चैप्टर को समझेंगे जो अर्थ को शेप देने वाली असली फोर्सेस को रिवील करता है। सोचो, जो माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेटोज और आइलैंड्स हम आज देखते हैं, उन सब के पीछे कौन सी हिडन पावर काम करती है। चलो शुरू करते हैं, क्योंकि एंड तक आप अर्थ की सरफेस को पहले से बिल्कुल अलग नजर से देखोगे। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, क्लास 9 फुल चैप्टर इन डीप डिटेल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि अर्थ की सरफेस स्टैटिक नहीं होती, बल्कि कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। कभी जमीन ऊपर उठ जाती है, कभी कट जाती है, कभी भर जाती है और कभी बिल्कुल नया लैंडफॉर्म बन जाता है। मतलब जो अर्थ की शेप आज दिख रही है वो हमेशा ऐसी नहीं थी और फ्यूचर में भी ऐसी नहीं रहेगी। सबसे पहले एक सिंपल बात समझो, अर्थ की सरफेस को शेप देने वाले दो मेन टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। एक होते हैं इंटरनल फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से आते हैं, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस जो अर्थ की सरफेस के ऊपर काम करते हैं। चैप्टर का कोर आइडिया यही है कि इन दोनों फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से लैंडफॉर्म्स बनते और बदलते रहते हैं। अब पहले इंटरनल फोर्सेस की बात करते हैं। ये फोर्सेस अर्थ के अंदर की हीट और प्रेशर की वजह से काम करते हैं। अर्थ के अंदर मटेरियल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और इसी मूवमेंट के कारण कभी जमीन अपलिफ्ट होती है, कभी फोल्ड बनते हैं, कभी फॉल्टिंग होती है और कभी अर्थक्वेक या वोल्केनो जैसे इवेंट्स होते हैं। इन फोर्सेस को समझे बिना अर्थ के लैंडफॉर्म्स को समझना इम्पॉसिबल है। इंटरनल फोर्सेस के दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं। पहला होता है अपलिफ्टमेंट, यानी जमीन का ऊपर उठना। दूसरा होता है मूवमेंट, यानी अर्थ की प्लेट्स या क्रस्ट का शिफ्ट होना। इसी मूवमेंट से माउंटेन्स, प्लाटोज और रिफ्ट वैलीज जैसे फीचर्स बन सकते हैं। सोचो, जमीन जो हमें स्टेबल लगती है वो एक्चुअली बहुत डायनामिक है। अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स पर। यह चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अर्थ की आउटर लेयर कुछ लार्ज पीसेस में बटी होती है जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती रहती हैं। कभी ये एक दूसरे से टकराती हैं, कभी दूर जाती हैं और कभी साइड से स्लिप करती हैं। इन तीन तरह की मूवमेंट से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स और नेचुरल इवेंट्स होते हैं। जब प्लेट्स टकराती हैं तो माउंटेन्स बन सकते हैं। जब प्लेट्स अलग होती हैं तो नया क्रस्ट निकल सकता है। और जब प्लेट्स फ्रिक्शन के साथ स्लाइड करती हैं तो अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अर्थ की सरफेस सिर्फ अंदर से ही शेप होती है क्या? नहीं, बाहर के फोर्सेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। इनका काम है रॉक्स को तोड़ना, उन्हें ले जाना और नए प्लेसेस पर जमा करना। मतलब इंटरनल फोर्सेस अर्थ को ऊपर नीचे करते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस उस सरफेस को कार्व करते हैं। सबसे पहले वेदरिंग को समझो। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक का अपनी जगह पर टूटना या धीरे धीरे छोटे हिस्सों में बिखरना। ये प्रोसेस वाटर, विंड, टेम्परेचर चेंज और ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिन में गर्मी और रात में ठंडक होने से रॉक्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और टाइम के साथ क्रैक हो सकती हैं। इसी तरह पानी क्रैक्स में घुसकर रॉक को तोड़ देता है। जब रॉक्स अपनी जगह पर ही वीकन होती हैं, उसे वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इरोजन। इरोजन में रॉक टूटती है, लेकिन इरोजन में वो मटेरियल एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जाता है। ये काम रिवर्स, विंड, ग्लेशियर्स और सी वेव्स करते हैं। इरोजन अर्थ की सरफेस को स्कल्प्ट करता है। जहां फ्लो ज्यादा होता है वहां कटिंग ज्यादा होती है। जहां फोर्स कम होता है वहां मटेरियल सेटल हो जाता है। इसी वजह से लैंडफॉर्म्स बनने और बिगड़ने का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। जब वेदर्ड मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव होता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। रिवर अपने साथ सैंड, सिल्ट, पेबल्स और मड ले जाती है। विंड लाइट वेट पार्टिकल्स को उड़ाकर ले जाती है। ग्लेशियर स्टोन्स और डेब्री को ड्रैग करती है। इस मूवमेंट के बिना डिपोजिशन पॉसिबल ही नहीं होता। फिर आता है डिपोजिशन। जब इरोजनल एजेंट की स्पीड कम हो जाती है और वो मटेरियल ड्रॉप कर देता है तो डिपोजिशन होता है। इसी डिपोजिशन से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। रिवर डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, सैंड ड्यून्स, बीचेस और अलूवियल फैंस डिपोजिशन के ही रिजल्ट होते हैं। मतलब अर्थ का एक हिस्सा तोड़ता है, दूसरा ले जाता है और तीसरा जगह पर जमा करके नया फॉर्म बना देता है। ये नेचर का कंटिन्यूअस साइकिल है। अब हम अलग अलग नेचुरल एजेंट्स के थ्रू लैंडफॉर्म समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर। रिवर का हेड स्ट्रीम यूजुअली माउंटेन से स्टार्ट होता है, जहां स्लोप स्टीप होती है और वाटर फास्ट फ्लो करता है। इस स्टेज में रिवर इरोजन ज्यादा करती है। इससे नैरो वैलीज, वी शेप्ड वैलीज, गॉर्जेस और वाटरफॉल्स बन सकते हैं। जब रिवर मैच्योर स्टेज में आती है, स्लोप कम होती है और रिवर लैटरल इरोजन और डिपोजिशन दोनों करती है। इस स्टेज में मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स और फ्लड प्लेन्स डेवलप हो सकते हैं।
रिवर के लोअर कोर्स में डिपोजिशन सबसे ज्यादा होता है और यही डेल्टा बन सकता है। अब मियांडर को समझो। रिवर जब प्लेन एरिया में धीरे फ्लो करती है तो वो सीधी लाइन में नहीं चलती, वो कर्व्स बनाती है। इन कर्व्स को मियांडर्स कहते हैं। रिवर के आउटर बेंड पर इरोजन ज्यादा होता है और इनर बेंड पर डिपोजिशन। इसी तरह बेंड और भी स्ट्रांग हो जाता है। टाइम के साथ ये लूप जैसा फॉर्म दे सकता है जो अलग होकर ऑक्सबो लेक बन सकता है। ये सीन अर्थ की सरफेस के स्लो बट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। अब फ्लड प्लेन और लीवीज की बात करते हैं। जब रिवर बारिश के टाइम अपना वाटर लेवल बढ़ाकर सराउंडिंग लैंड पर स्प्रेड करती है तो साथ आया फर्टाइल सिल्ट यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। इससे फ्लड प्लेन्स बनते हैं जो फार्मिंग के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। कभी कभी रिवर के किनारे पर नेचुरल एम्बैंकमेंट्स बन जाते हैं जिन्हें लीवीज कहते हैं। ये भी डिपोजिशन से ही बनते हैं। अब डेल्टा पर आओ। जब रिवर सी या लेक के नियर पहुंचती है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। जो मटेरियल वो लेकर आई होती है वो वहां डिपॉजिट हो जाता है। अगर डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो तो रिवर मल्टीपल चैनल्स में स्प्लिट होकर ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म बनाती है। इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा फर्टाइल होते हैं और डेंस ह्यूमन सेटलमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। अब विंड के लैंडफॉर्म्स देखते हैं। विंड ड्राई और एरिड एरियाज में स्ट्रॉन्ग एजेंट होती है। जहां वेजिटेशन कम हो और सॉइल लूज हो वहां विंड इरोजन बहुत इफेक्टिव होता है। विंड फाइन पार्टिकल्स को उड़ा देती है और रॉक्स को पॉलिश या अपग्रेड करती है। इससे सैंड ड्यून्स, मशरूम रॉक्स और डेजर्ट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सैंड ड्यून्स तब बनते हैं जब विंड सैंड को एक जगह जमा करती है। मशरूम रॉक तब बनता है जब नीचे का पार्ट ज्यादा वियर हो जाता है और ऊपर का पार्ट कंपैरेटिवली बचा रहता है। ये सब नेचुरल स्कल्पचर की तरह लगते हैं। अब ग्लेशियर्स की बात करते हैं। ग्लेशियर्स स्लो मूविंग आइस मासेस होते हैं, मोस्टली माउंटेन्स या पोलर रीजन्स में। ये भी इरोजन और डिपोजिशन दोनों करते हैं। ग्लेशियर जब मूव करता है तो रॉक्स को स्क्रेप करता है, वैलीज को वाइडन करता है और यू शेप्ड वैलीज बना सकता है। ग्लेशियर के रिट्रीट करने पर मोरेन्स जैसे डिपॉजिट्स बनते हैं, इसलिए ग्लेशियर्स भी लैंड शेपिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आती है सी वेव्स। कोस्टल एरियाज में वेव्स कंटिन्यूसली रॉक से टकराती रहती हैं। इससे क्लिफ्स, सी केव्स, सी आर्चेस और स्टैक्स जैसे लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं। सी वेव्स डिपोजिशन करके बीचेस और स्पिट्स भी बना सकती हैं। कोस्टल लैंडफॉर्म्स हमें ये समझाते हैं कि सी भी अर्थ का सरफेस क्वाइटली रीमॉडल कर रही होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल इवेंट समझो, अर्थक्वेक। जब अर्थ की क्रस्ट के अंदर स्ट्रेस रिलीज होता है तो जमीन वाइब्रेट करती है। इस वाइब्रेशन को अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक्स टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से जुड़ा हुआ फिनोमिनन है। ये कभी कभी क्रैक्स, अपलिफ्टमेंट या सब्सिडेंस कॉज कर सकता है। अर्थक्वेक से लैंडफॉर्म्स इंस्टेंटली चेंज हो सकते हैं और ये ह्यूमन लाइफ के लिए रिस्की भी होता है। लेकिन चैप्टर के पर्सपेक्टिव से देखो तो अर्थक्वेक अर्थ की डायनामिक नेचर का प्रूफ है। अब वुल्केनो पर आते हैं। वुल्केनो अर्थ के अंदर से मैग्मा को सरफेस पर लाता है। जब मैग्मा बाहर आता है उसे लावा कहते हैं। लावा और ऐश डिपॉजिट होकर नई रॉक्स और लैंडफॉर्म्स बना सकते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स, लावा प्लेटोज और वोल्केनिक आइलैंड्स इसी प्रोसेस से बनते हैं। इसका मतलब अर्थ अपनी सरफेस को खुद भी क्रिएट करती है, सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करती। अब चैप्टर का एक ओवरऑल कंक्लूजन समझो। अर्थ की सरफेस को शेप देने में इंटरनल फोर्सेस एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस उस फाउंडेशन को कार्व करते हैं। माउंटेन्स ऊपर उठते हैं, रिवर्स उन्हें काटती हैं, विंड उन्हें शेप देती है, ग्लेशियर्स उन्हें पॉलिश करती है और सी वेव्स उनके एजेस को मॉडिफाई करती है। ये एक एंडलेस साइकिल है। इसी वजह से अर्थ की सरफेस हमेशा चेंज होती रहती है। तो दोस्तों, ये था शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस का डीप और कनेक्टेड एक्सप्लेनेशन। अब आपके लिए चैप्टर सिर्फ रटने वाला टॉपिक नहीं बल्कि समझने वाला कॉन्सेप्ट बन गया।